गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जितने भी मेन कैरेक्टर थे एनिमल के वो पढ़ लिए थे। उसके बाद अब टॉपिक आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ द एनिमल्स, जीवों का वर्गीकरण। इसमें हम जो फाइलम्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फाइलम्स क्या हैं ये सब मैं पहले की वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ, इसलिए अब आगे हम लोग फाइलम्स की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, किसने इसकी अवधारणा दी, किसने द्विनाम पद्धति दी, ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब सीधे वर्गीकरण की बात करते हैं कि किस तरीके से वर्गीकरण हुआ है। देखिए, जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहले किंगडम, पहले आप लोगों ने जब 5 जगत पद्धति पढ़ी है तो उसमें आपने देखा था कि जो विटेकर थे उन्होंने पूरे जीव जंतुओं को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, 5 जगत में डिवाइड किया था। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमेलिया। इन 5 जगतों में डिवाइड किया था। तो प्लांटी तक हम लोग पढ़ चुके थे, मोनेरा पढ़ लिया था, प्रोटिस्टा पढ़ लिया था, फिर फंजाई पढ़ लिया था, प्लांटी पढ़ लिया था और अब है एनिमेलिया। ठीक है। तो एनिमेलिया में क्या है, देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सब इससे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसमें आपने देखा था कि जो जीव जंतु होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। कोई सेलुलर लेवल का होता है, कोई टिश्यू लेवल का होता है, मतलब उसकी बॉडी जो है टिश्यू ऊतकीय स्तर की होती है, कुछ में सेलुलर लेवल की होती है, कुछ में ऊतकीय स्तर की होती है। ये भी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर आपने सिमेट्री के बेसिस पे ऊपर लिखा है सिमेट्री, तो सिमेट्री के बेस पर आपने देखा था कि जिसमें सिमेट्री ही नहीं पाई जाती, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। फिर जिनका शरीर सेलुलर लेवल का होता है और जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, ऐसे जंतुओं को संघ पॉरीफेरा में रखा गया है। उसके बाद जो उससे आगे जब बढ़ते हैं हम, तो ऊतकीय स्तर की बॉडी, जब थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ जंतुओं में तो क्या हुआ, ऊतकीय स्तर की बॉडी बन गई। तो ऊतकीय स्तर में भी जिन जंतुओं में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है उन जंतुओं को कौन कौन से संघ में रखा गया है? एक सीलेंड्रेटा में और एक टीनोफोरा वर्ग में, ठीक है, टीनोफोरा फाइलम में, जिनमें ये जो जंतु हैं इस संघ के, दोनों संघ के, उनके जंतुओं में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद जिनका शरीर और आगे डेवलप हो जाता है, जिसमें ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, मतलब कि जिनमें अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित होते हैं, ऐसे आगे डेवलपमेंट हो जाता है जंतुओं में। तो ऐसे जंतु जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। और उसमें भी आपने पढ़ा था कि जिसमें सीलोम का वर्गीकरण आपने पढ़ा था कि जिसमें सीलोम पाई जाती है वो सीलोमेट कहलाते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती वो एसीलोमेट कहलाते हैं, और जिसमें जो मीजोडर्म होती है वो थैली के रूप में होती है वो स्यूडो सीलोमेट कहलाते हैं। तो इस तरीके से बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें पाई जाती है, और आगे उन जंतुओं में भी क्लासिफिकेशन होता है कि जैसे बाइलेटरल सिमेट्री जिन जंतुओं में पाई जाती है उनमें भी जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती, यानी वो क्या कहलाते हैं? एसीलोमेट। और ऐसे जंतुओं को कहाँ रखा गया है? प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कि जिनमें स्यूडोसील पाई जाती है, मतलब जो मीजोडर्म होती है वो एक थैली के रूप में होती है। ऐसे जंतुओं को किस में रखा गया है? संघ एस्केल्मेंथीज में, ठीक है। उसके बाद जिनमें ट्रू सीलोम पाई जाती है वो जंतु, और वो उन जंतुओं को कंटिन्यू किन किन संघों में रखा गया? एनेलिडा। उसके बाद और डेवलपमेंट होता है आर्थ्रोपोडा में, फिर मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा। तो इसी तरीके से हम लोग एक एक संघ की स्टडी करेंगे।
सबसे पहला संघ है पॉरीफेरा। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संघ पॉरीफेरा में ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे साइकॉन, सबसे पहले जो पॉरीफेरा होते हैं उनके नाम से ही पता चलता है कि ऐसे जंतुओं में क्या पाए जाएंगे, इनकी बॉडी में पोर्स। ये देखिए, ये छोटे छोटे आपको पोर्स दिखाई देंगे। ठीक है, इनकी बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। इनके जो ऊपर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ऑस्कुलम, ठीक है। और इसके ये आधार से चिपके हुए होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक हॉलो कैविटी पाई जाती है, मतलब खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे कहते हैं सीलोम, जिसे कहते हैं। देखिए, आप चित्र में देखिए, ये है सबसे ऊपर वाला रीजन, जिसे कहते हैं ऑस्कुलम। फिर उसके बाद जो इसकी बॉडी होती है वो सेलुलर लेवल की होती है। पॉरीफेरा संघ में अभी आपने क्लासिफिकेशन में देखा कि इसकी बॉडी जो होती है वो सेलुलर लेवल की होती है। तो इसमें दो लेयर्स पाई जाती हैं इसकी बॉडी में, एक तो एक्टोडर्म जो बाहर की होती है, और एक अंदर का स्तर जिसे एंडोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म जो होती है वो पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है। देखिए, लिखा है इस पे एपिडर्मल। एपिडर्मल मतलब सबसे बाहर की जो लेयर है वो। और जो अंदर वाला स्तर होता है वो कोइनोसाइट सेल से बना होता है। ठीक है, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं इनको। तो इस तरीके से दो लेयर्स होती हैं इनमें। बाहर वाला स्तर पिनेकोसाइट्स, अंदर वाला पिनेकोसाइट सेल से बना होता है, और अंदर वाला कोइनोसाइट या कॉलर सेल से मिलकर बना होता है। इन्हीं इसके बाहर जो ये पोर्स पाए जाते हैं, ये पोर्स, इनके थ्रू पानी अंदर जाता है। कहाँ पर? इस कैविटी के अंदर। ठीक है, और इसी वाटर के थ्रू ये अपना भोजन, मिनरल्स, ऑक्सीजन ये सब ग्रहण करता है। उसके बाद जो जल होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसमें जो जनन होता है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों टाइप का होता है। अलैंगिक जनन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए इसका कोई भाग कट होकर अलग गिर जाए, तो वो एक नया पूरी बॉडी ऐसी बना लेगा। ठीक है, ये होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन क्या होता है, ये मैं पहले के चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग उसको रिपीट करो, रिवाइज करो, फिर पता चल जाएगा। तो आपको मेन याद रखना है कि ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब इनकी बॉडी पे पोर्स पाए जाते हैं। उसके बाद अंदर, जिन्हें पोर्स को क्या कहते हैं, स्पेशल इनका नाम होता है ऑस्टियम। क्या कहते हैं? ऑस्टियम। ठीक है, और जो इसकी अंदर की कैविटी होती है खाली वाली, इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील। ठीक, और जो जिनके थ्रू वाटर जो है बाहर जाता है वो कहलाता है ऑस्कुलम। वो क्या कहलाता है? ऑस्कुलम, जिसके थ्रू पानी बाहर चला जाता है। तो ये थे इसके जो देखिए एग्जाम्पल्स और हैं, और कैसे करके इसकी प्रोसेस होती है ये देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये स्पॉन्जेस का डायग्राम है। तो स्पॉन्ज में जैसे आपने अभी देखा, देखिए इसमें सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म, देखिए सबसे बाहर की लेयर एक्टोडर्म कहलाती है। उसके बाद अंदर वाली जो लेयर होती है वो कोइनोसाइट सेल से बनी होती है और एंडोडर्म कहलाती है। एंडोडर्मल जो लेयर होती है वो कोइनोसाइट सेल से या फिर कॉलर सेल से बनी होती है। इनके थ्रू पानी अंदर जाता है। इनकरेंट पोर्स लिखा है, इनकरेंट मतलब अंदर जाना। तो इनकरेंट पोर्स के थ्रू वाटर जो है वो अंदर जाता है, और ऑस्कुलम, ये जो सबसे ऊपर लिखा है ऑस्कुलम, इसके थ्रू बाहर चला जाता है। ये देखिए वाटर के मॉलिक्यूल्स है, इसमें आए और इस ऑस्कुलम के थ्रू बाहर। ठीक है, अब देखिए अगर इसको बड़ा करके मैग्नीफाई करके देखें तो ये जो इस मूव करती हुई सेल्स जो दिख रही हैं ये क्या है? कॉलर सेल्स। और जो ये रेड कलर के ये क्या है? मिनरल्स,
और वाटर के संग जो मिनरल्स वगैरह आते हैं, ऑक्सीजन आती है, ये वो है। इनके थ्रू ये कॉलर सेल्स हैं, नीचे जो दिखाई गई है एक अकेली कॉलर सेल, इसके थ्रू आता है वाटर, मतलब अंदर जाता है पूरा स्पॉन्जोसील में। अमीबो देख लीजिए, अंदर के आता है ये सारा मटेरियल, ऑक्सीजन है, मिनरल्स हैं, वाटर है, ये सब आता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। ये आप देख चुके हैं अभी। इसके अदर एग्जांपल जैसे यू स्पंजिया, स्पॉन्जिला, सब में आपको पोर्स दिखाई देंगे। देखिए ये है पोर, इसमें भी आपको ये देखिए छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी देख लीजिए, आपको ये देखिए पोर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका संघ पॉरीफेरा। इसके आगे हम पढ़ेंगे संघ सीलेंड्रेटा, उसमें उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे।